और आइए आज के शो के न्यूज इन फोकस कौन कौन सी हैं जरा ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात होगी टॉप स्पीड में चल रहे शेयर मार्केट की। बाजार में तेजी की हैट्रिक हुई है। शुक्रवार को बाजार नए कीर्तिमान बनाता हुआ नजर आया। 71,600 के शिखर पर पहुंचा है बाजार। आज इसका करेंगे आगे पूरा विश्लेषण। साथ ही साथ अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल है तो हो जाए सावधान। यह है आज की हमारी कवर स्टोरी। सैमसंग के बनाए कुछ स्मार्टफोन्स को लेकर सरकार ने एक चेतावनी दी है। स्मार्टफोन्स की खामियों का फायदा हैकर्स उठा सकते हैं, तो आपको कैसे सुरक्षित रखना है अपना फोन, ये हम आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा संसद में जो सेंधमारी हुई है सुरक्षा में, उसको लेकर संग्राम जारी है। कांग्रेस अब जिद पर अड़ गई है कि गृह मंत्री संसद में बयान दें। ये आज की हमारी स्टोरी होगी जिस पर हमारा खास फोकस होगा। और इसके अलावा राजस्थान चलेंगे जहां भजन लाल सरकार ने संभाल लिया है कामकाज वैदिक मंत्रों के साथ। क्या कुछ चुनौतियां हैं, किस तरह की सरकार है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे शो पे एक मजेदार खबर की, एक चटपटी खबर बिरयानी से जुड़ी हुई। बिरयानी के आगे पिज्जा बर्गर फेल है। 8 साल से लगातार भारतीयों की पहली पसंद बनी हुई है बिरयानी। ये कौन सी रिपोर्ट है, कहां से हम ये दावा कर रहे हैं कि बिरयानी नंबर 1 है, इससे करेंगे खुलासा आगे। न्यूज इन फोकस थी ये हमारी आज की। और सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। सरकार एथेनॉल के लिए जल्द ही नए नियम ला सकती है। जी हां, क्या होंगे ये नए नियम और किस तरह की तैयारी है, पूरी जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे से। अमरीश बताइए क्या है तैयारी। दीपक, पिछले हफ्ते सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके साथ ही सरकार ने एथेनॉल के जो डाइवर्जन जो होता है शुगर सिरप का और शुगर केन जूस का, इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। और ये कहा था चीनी कंपनियों से कि आप सिर्फ बी हेवी मोलेसेस से ही एथेनॉल का प्रोडक्ट कर सकते हैं, बाकी शुगर सिरप और शुगर केन जूस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही इस फैसले से सरकार के अचानक ये फैसला होने से चीनी मिलों को एक बड़ा झटका लगा था। उसके बाद चीनी मिलों ने पेट्रोलियम सेक्रेटरी से और यहाँ तक कि पीएमओ अधिकारियों से भी बातचीत की थी। कल हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि पीएमओ के अधिकारियों ने इस आश्वासन दिया था कंपनियों को कि इसके संदर्भ में कई मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। और आज एक बड़ा अपडेट इस पूरे मसले पर आया है। सरकार जल्दी ही 17 लाख टन जो है शुगर सिरप और शुगर केन जूस का डाइवर्जन अलाउ कर सकती है, यानी कि शुगर का डाइवर्जन एथेनॉल के लिए सरकार अलाउ कर सकती है। और इसके लिए जल्दी ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसके जरिए ये मंजूरी सरकार की तरफ से कंपनियों को दी जाएगी ताकि वो इथेनॉल का प्रोडक्शन जारी रखें। क्योंकि सरकार का पूरा फोकस इस बात से है कि सस्टेनेबल एनर्जी का जो गोल है वो अचीव किया जाए। जो 15% इस साल अचीव करना है उनको टारगेट एथेनॉल ब्लेंडिंग का, वो भी अचीव करना है। इसके साथ साथ 2025 का जो टारगेट है 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग का, उसको भी अचीव करना है। और सरकार उस गोल से कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती है। लिहाजा सरकार शुगर का डाइवर्जन इथेनॉल के लिए अलाउ करेगी और जल्दी ही इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। दीपक, अच्छा, इससे जो परेशान हो गए थे जो लोग एथेनॉल पर जो नया आदेश आया था, जूस और सिरप जैसा आपने बताया कि उनके एथेनॉल उत्पादन पर रोक लगी थी, ये उनके लिए किस तरह की खबर है? देखिए, उनके लिए ही बड़ी खबर थी क्योंकि दोनों ही, चाहे वो चीनी कंपनियां हो चाहे वो इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हो, दोनों के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी क्योंकि सारा जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो इथेनॉल प्रोडक्शन और इसके डाइवर्जन के साथ ही कैलकुलेट किया गया था। और यही वजह थी कि इथेनॉल के लिए ज्यादा शुगर डाइवर्जन होने की वजह से मार्केट में शुगर की कमी हो गई थी और शुगर के दाम लगातार बढ़ रहे थे। सरकार की चिंता थी कि मार्केट में आम लोगों की खपत के लिए जो चीनी है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहे और चीनी के दाम भी अफोर्डेबल रेंज में रहे, इसलिए ही सरकार ने उसको देखते हुए ये फैसला लिया था। अब क्योंकि चीनी कंपनियों का दबाव है, चीनी कंपनियों की चिंता, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेक पर था, लिहाजा सरकार ने फिलहाल उनके लिए एक राहत की बात कही है। और ये जो 17 लाख टन का जो डाइवर्जन होगा, ये जो फौरी तौर पर उनको एक राहत मिलेगी। जो उनका इन्वेस्टमेंट है, जो प्लांट में स्टक है इथेनॉल के लिए,
वो चालू हो जाएगा। और इसके बाद उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनका जो 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 सरकार की नई नीति आएगी, उसके अनुसार वो बी हैवी मोलेसेस, सी हैवी मोलेसेस और बाकी जो ग्रेन है उनके जरिए इथेनॉल प्रोडक्शन की बात सरकार कहेगी। क्योंकि आने वाला जो सीजन है त्योहारों का और होली का, सरकार उसके आसपास कहीं भी बाजार में किल्लत नहीं होने देना चाहती। लिहाजा अभी की छोटी सी मोहलत, एक छोटी सी राहत देकर चीनी कंपनियों से अगले सीजन के लिए तैयारी करने को कहेगी। एब्सोल्युटली। तो ये आगामी त्योहारी सीजन में जो चीनी की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया एक फैसला है, और जैसा अमरीश बता भी रहे हैं कि एक फौरी राहत तो कम से कम ज़रूर मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज़ में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। गुरुवार को सरेंडर के बाद आज इस वारदात के मास्टरमाइंड ललित झा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ललित झा को पेश करते हुए पुलिस ने जज से कहा कि सबूतों के लिए कई राज्य जाना है। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ललित झा की 15 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड का आदेश दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मस्जिद पक्ष की वो याचिका है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दे दी थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान शर्मा के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीनों को शपथ दिलाई। आपको बताएं कि यह कार्यक्रम जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित हुआ। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस शुरू हो गया था। अब शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला सुनाने का समय 10 जनवरी तक के लिए और बढ़ा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से उनके पास लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने को कहा था। स्पीकर ने शिवसेना और एनसीपी के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। केसीआर हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती थे। 7 दिसंबर को वो अपने घर पर गिर गए थे। इसके बाद उनकी हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि 6 से 8 हफ्तों में केसीआर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इस दौरान अस्पताल में उनसे मिलने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कई दूसरे नेता भी पहुंचे थे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कोयला व्यापारी महावीर रूंगटा को धमकी देने के मामले में सजा सुना दी है। महावीर रूंगटा कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के भाई हैं। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने नंदकिशोर रूंगटा का पैसे के लिए अपहरण कराया और फिरौती वसूलने के बावजूद उनकी हत्या कर दी गई। अब अदालत ने महावीर रूंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है। मुख्तार को अदालत ने 5.5 साल की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। देश में क्रायोजेनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिलता दिख रहा है। दूसरे दिन तक आईपीओ 7 गुना से ज्यादा भर गया है। निवेशक इसमें 18 दिसंबर तक पैसा लगा सकेंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 627 से 660 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इसका लॉट साइज 22 शेयरों का है, यानी निवेशकों को कम से कम 14,520 रुपए लगाने होंगे। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल पर आधारित है, यानी कि इसमें प्रमोटर्स ही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने अच्छी लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की राय दी है।
डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। आखिरी दिन ये आईपीओ 93 गुना से ज्यादा भरकर बंद हुआ। कंपनी आईपीओ के जरिए 1200 करोड़ जुटाना चाहती है। स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी आईपीओ के लिए 750 से 790 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स कर चुकी है। निवेशकों को एक लॉट में 18 शेयर मिलेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने की सलाह दी। जब गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या की एंट्री मुंबई इंडियंस पे हुई, तभी से इस बात के कयास लग रहे थे कि अब पांड्या ही मुंबई के अगले कप्तान होंगे। अब इस बात पर आधिकारिक मुहर लग गई है, ऐलान भी हो गया है। मुंबई इंडियंस ने एक बयान जारी कर दिया है कि आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे। मुंबई इंडियंस के लिए यह फैसला आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि पिछले 3 सीजन से टाइटल नहीं जीत पाने वाली अपनी टीम में बदलाव के लिए इस फ्रेंचाइजी को आखिरकार कुछ नया तो करना ही था। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। तो आज आपने खबर सुनी ही होगी कि सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते वक्त आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी CERT-N यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सैमसंग कंपनी के मोबाइल्स के बारे में चेतावनी जारी की है। CERT-N के मुताबिक सैमसंग के कई मोबाइल फोन्स की सिक्योरिटी खतरे में है और हैकर्स बड़ी आसानी से उनको कभी भी हैक कर सकते हैं। CERT-N के नोटिस में एंड्रॉइड 11, 12, 13, 14 पर काम करने वाले मोबाइल्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड बताई गई है, खतरे में बताई गई है। CERT-N के मुताबिक मोबाइल्स के सिक्योरिटी फीचर्स कमजोर हैं और उनमें आसानी से सेंध लगाई जा सकती है और हैकर्स मोबाइल हैक करके यूजर्स की बैंक डिटेल्स और तमाम पासवर्ड्स तक चुरा सकते हैं, यानी कि संवेदनशील जानकारी चुराई जा सकती है। साथ ही यूजर्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट हासिल की जा सकती है, उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। CERT-N ने सैमसंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को यह सलाह दी है कि तुरंत अपना फोन अपडेट कर लें। तो आप ये कह सकते हैं कि सिलेक्टेड यूजर्स या सिलेक्टेड जो एंड्रॉयड वर्जन्स हैं उनके लिए ये वार्निंग जारी की गई थी। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा सुरक्षा का ताना बाना का विश्वास, और उसके बावजूद सरकारी एजेंसी को ये गंभीर चेतावनी देनी पड़ती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका एक आम आदमी के लिए मतलब क्या है? चलिए, आज आपने अपडेट कर दिया, अगली बार क्या? तो ये जो कहा जाता है कि साइबर सिक्योरिटी इज अ मिथ, क्या यही बात सही है? कोई सुरक्षित नहीं है, कभी भी सेंधमारी हो सकती है। हमारे फोन जो हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारा इन्हीं फोन्स में है, और अगर इतनी इनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो करे क्या? मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जानी मानी साइबर एक्सपर्ट और डीप साइट्स की हेड दीपिका सिंह हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ अमित दुबे हैं, जाने माने साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहे हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ कि CERT-N को यह चेतावनी देनी पड़ी? जी, तो जैसे कि हमने देखा, CERT जो हमारी एक नेशनल हेड है ऑन रिपोर्टिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, जितने भी हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, आईटी रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, उनकी सबकी जानकारी पब्लिक को देना वो CERT का उत्तरदायित्व है। ये मेटी के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। हमने देखा है कि फ्रीक्वेंटली अभी काफी सारे इंसिडेंट्स आते जा रहे हैं, मैक प्रोडक्ट्स, एप्पल प्रोडक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट, और हाल ही में जैसे सैमसंग का हमने देखा। अभी इसमें एक जो सिक्योरिटी इंसिडेंट है, या तो वो कॉर्पोरेट्स को इम्पैक्ट करता है या मासेस एट लार्ज या इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट करता है। इस केस में हमने देखा था कि एंड्रॉइड 11 से 14 जो सैमसंग के डिवाइसेस थे, यहाँ पे एक वायरस आने का, ट्रोजन आने का या एक अनसिक्योर होने की संभावना थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि हैकर्स को कुछ जो सैमसंग के सोर्स कोड्स थे, ये इस साल नहीं हुआ, ये लास्ट ईयर की घटना है। सोर्स कोड लास्ट ईयर हैक हो चुका था। उसके बाद इस साल हमने यह देखा था कि सैमसंग के जो सर्टिफिकेट्स थे, हम यह देखते हैं जब एक मोबाइल फोन खरीदा जाता है तो एक सर्टिफिकेट साइनिंग आती है ऑफ प्री इंस्टॉल्ड एप्स। वो एप्स के सर्टिफिकेट्स भी हैकर्स ने अपने पास रख लिए थे, जिसमें कुछ एप्स जो कि
इंस्टॉलर या जो ओनर है उनके द्वारा नहीं है, उन पर भी उनके वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स जा रहे थे। और तीसरा, हाल ही में सैमसंग के यूके डिपार्टमेंट में एक ब्रीच हुआ था, एज इन द डेटा ब्रीच, जहां की यूके कस्टमर्स का भी जो डेटा है वो बाहर गया था। सो ऐसे हम देखें कि यह एक घटना साइलोज में नहीं है, पर ये इतनी सारी जो घटनाएं हमने देखी है उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। अब आते हैं हम कि इस घटना का आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हमने देखा है कि मोबाइल के जो सोर्स कोड्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें जितने भी बग्स, जितने भी लूप होल्स है, ये एक इवॉल्विंग थ्रेट है। परपेट्रेटर्स ऐसा ही करते हैं, ये सारे सोर्स कोड में जितने लूप होल्स है उनकी अच्छे से जांच करते हैं और उसके हिसाब से एक वायरस या एक मैलवेयर डेवलप किया जाता है। उस मैलवेयर को आपके फोन में इस लूपहोल को एक्सप्लॉइट करके कैसे डाला जाए, वह उनका नेक्स्ट स्टेप होता है। और लास्ट स्टेप होता है या तो आपका डेटा या आपके फोन में से बैंकिंग एंड अदर सेंसिटिव डिटेल्स लेके आपसे पैसे कैसे ऐंठे जाए, ये होता है इनके आफ्टर इफेक्ट्स में। पांचवा अगर हम देखें तो जितने भी हमारे प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे फोटोग्राफ्स, मीडिया फाइल्स या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसको भी अगर डार्क वेब पे लीक किया जाए और फिर आपसे एक फिरौती की रकम मानी जाए, तो यह इसके आफ्टर इफेक्ट्स में जरूर माना जाएगा। एंड जैसे एक रेपरकशन के लिए एंटीडोट दिया गया है टू अपडेट योर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला, इज साइबर सिक्योरिटी अ मिथ? I would say it is more, cyber is more of an evolving threat, और इससे हमें भी अपने सिक्योरिटी पैचेस और अपडेट्स रोजाना इवॉल्व करने चाहिए। अगर हम अपडेट को लेटर या बाद में देखूंगा ऐसे इसमें देख लेंगे तो उस समय पे लूपहोल्स का एक्सप्लॉइट करके कई हमारे डिवाइस पे अटैक ना हो जाए। और ये पहली बार नहीं है जब सैमसंग को लेकर ये चिंताएं जाहिर हुई हैं। इससे पहले भी सैमसंग ने कंफर्म किया था कि हैकर्स ने कॉम्प्रोमाइज कस्टमर डेटा जो कि जुलाई 2019 से था, वो भी अब वो यही कहानी आगे बढ़ रही है या वो अलग कहानी है, इस पर भी हम आएंगे थोड़ा। लेकिन पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह से हमें कॉम्प्रोमाइज डेटा देखने को मिल रहा है। अमित जी, सर्ट ने तो अपना काम किया, तुरंत लोगों को बता दिया कि अपडेट कर लें, लेकिन कितने लोगों तक ये इंफॉर्मेशन गई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप एक ऐसा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड है और इतनी बड़ी कंपनी का मोबाइल है, और कंपनी खुद ऐसा लगता है कई मर्तबा कुछ कर नहीं पाती है, एक ईमेल दे देती है कि साहब हाँ कॉम्प्रोमाइज हुआ था, हम कुछ नहीं कर पाए। ये बेचारगी का जो भाव है, ये जस्टिफाई होता है क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो एक पैच अपडेट की रिपोर्ट्स भी आती है कि कितने परसेंटेज लोग पैच अपडेट करते हैं, स्पेशली जो पुराने फोन्स होते हैं उसमें 20 से 22%, मतलब कि 80% वो भी रह ही जाते हैं जो वल्नरेबल रहेंगे, जिनके फोन हैक हो सकते हैं, और इसी वजह से हैक होते भी हैं क्योंकि क्रिमिनल्स उसका फायदा उठाते हैं। सर्ट ने ये रिलीज की गाइडलाइन सैमसंग को रिलीज करनी चाहिए थी। जैसा कि अभी दीपिका ने कहा कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पिछले महीने भी जो डेटा ब्रीच हुआ वो हुआ ही है, उससे पहले सोर्स कोड मुझे लगता है थोड़ा सा संपर्क में दिक्कत आ रही है। मैं दीपिका के पास चलता हूँ। दीपिका, इससे पहले सैमसंग ये कह रहा था कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है, वल्नरेबिलिटी जो है, वो वहाँ पर फॉल्ट है। ये क्या होता है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी, और इसमें ये जो अलग अलग इस तरह के लॉजिक्स लेकर आती हैं इस तरह की कंपनीज, ये क्या कहानी है? जी, तो हमारे ऐप स्टोर्स जितने भी हम डाउनलोड करते हैं, अक्रीडिएटेड ऐप स्टोर्स, वहां से हम जब एक ऐप डाउनलोड करते हैं वो फोन अलाउ करता है, क्योंकि वो वेरीफाइड होता है, साइंड होता है बाय दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। अभी अगर हम देखें, इंडिया में प्रोमिनेंट जो ऐप स्टोर्स है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, गूगल ऐप स्टोर, जो कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर डोमिनेट करता है, और सैमसंग यूजर्स के लिए सैमसंग ऐप स्टोर्स। इस पे जो सर्टिफिकेट्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे फोन में वो एप्स इंस्टॉल कर देते हैं वंस द यूजर विशेस टू। अगर यूजर ऐसे कोई ऐप डाउनलोड करना चाहे, जैसे कि हमने देखा है गेमिंग एप्स को कभी कभी हमें वो सेटिंग ऑफ करके डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ गेमिंग एप्स इंडिया में बैंड है, हमें उसको उस पर्टिकुलर ऐप की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है, तभी यूजर्स इस सेटिंग को ऑफ करते हैं
इस सेटिंग का नाम है अलाउ इंस्टॉलेशन फ्रॉम अननोन सोर्सेस। अननोन सोर्सेस का मतलब है कि उस ऐप का जो डेवलपर है वो सर्टिफाइड नहीं है, तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि ये ऐप आपके फोन के लिए सेफ है या नहीं। जब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है सैमसंग ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से, वो उसकी एक जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ, हमने इस ऐप को वेरीफाई किया है। पर हाल ही में हमने ये भी देखा है कि परपेट्रेटर्स या कुछ जो मेलिशियस कोडर्स है वो गूगल प्ले स्टोर एंड सैमसंग ऐप स्टोर को भी थोड़ा फूलिश बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि ये एप्स करोड़ों के हिसाब से एप्स होस्ट करते हैं। इट इज वेरी वेरी difficult to identify and verify all these apps all at the same time। इसलिए हमने देखा है कि कुछ महीनों बाद कभी कभी ये ऐप स्टोर्स अपनी एक डिटेल लिस्ट निकालते हैं। यह लिस्ट में वो बताते हैं कि ये एप्स में ये मैल फाइल्स थे या ये मेलिशियस कोड थे जिसकी वजह से ये ब्रीचेस हुए हैं। ये एक रिएक्टिव अप्रोच है और बहुत ही डेंजरस है, एंड इनफैक्ट ऐप स्टोर्स को इसलिए रिस्पॉन्सिबल भी लेना चाहिए। जहां तक ये थर्ड पार्टी एप्स आता है, नॉट नेसेसरीली कि जस्ट बिकॉज वो एक थर्ड पार्टी ने डेवलप किया है कि वो अनसेफ हो। जो ऐप स्टोर से आ रही है एप्स, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी है ऐप स्टोर्स के ओनर्स, जो कि इन केस में सैमसंग ऐप स्टोर्स के ओनर्स है, क्योंकि इनकी ये उत्तरदायित्व रहता है टू टेस्ट द एप्स बिफोर दे पुट इट ऑन देयर प्ले स्टोर। ये उनका मार्केट प्लेस है जिसको हम ट्रस्ट करके ले रहे हैं। तो सैमसंग यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का रोल निभा रहा है, जहाँ पे हम सैमसंग को ट्रस्ट कर रहे हैं और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ट्रस्ट की अच्छे से सुरक्षा करें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैमसंग भी ना ये कह के कि साहब इसमें हमारा नहीं है, हम ये थर्ड पार्टी का काम है, हम इस पे देखेंगे और यूजर्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दी, ये इससे काम नहीं बनेगा। इससे पहले जैसे मैं बता रहा था कि यूके में भी एक ई कॉमर्स साइट थी जहां पर ये सिक्योरिटी ब्रीच का इशू आया था और सैमसंग ने फिर उसको माना भी था, लेकिन ये बताया नहीं कि करना क्या है आगे। उसके बाद वो गोलमोल जवाब देते रहते हैं। अमित जी, इस बीच एक सवाल ये आता है कि चलिए कुछ वर्जन्स बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि जितने भी सैमसंग यूजर्स हैं वो कंसर्न ना हो, उनके लिए चिंता की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल कंसर्न होना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी एक वर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं है। आपने देखा 11, 12, 13, 14 सारे, तो कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कॉमन है सब में और इतना पुराना है, इनहेरेंटली वो चला आ रहा है, जो सोर्स कोड हर जगह एप्लीकेबल है, तो डेफिनेटली हर एक यूजर के लिए खतरा है। और ये जैसा कि मैंने कहा कि रिमोट कंट्रोल भी हो ले सकता है कोई फोन का, या उनका जो नॉक्स करके जो क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशन है वो बाईपास हो जाता है। तो ये सारी चीजें इंगित कर रही है, इशारा कर रही है कि काफी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है जो एक्सपोज हुई है, और यदि ये पैच अपडेट नहीं होगा तो एक तरह से कोई भी क्रिमिनल आपका फोन हैक कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से सबके चिंता का कारण है, और एक सैमसंग के फोन की क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल खड़ा करें। देखिए, आप जब भी कोई ऐसा क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज आती हैं, तो हमेशा एक सवाल आता है कि आप आईफोन लेंगे या सैमसंग लेंगे। ये सवाल बड़ा पूछा जाता है मेरे से, तो हमेशा मैं जवाब देता हूँ कि फोन कोई सिक्योर नहीं होता क्योंकि हर एक फोन में वल्नरेबिलिटीज आती रहती है। लेकिन ये लगातार जो एक 0 डेज वल्नरेबिलिटी का जो रेला शुरू हुआ, मेरे ख्याल से उससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल खड़ा होगा, और ये एक बिजनेस लॉस की तरफ भी इशारा करेगा। और इससे पहले आपने जैसे बताया था कि जो ब्रीचेस हुए थे, उस ब्रीचेस के भी इम्प्लीकेशन सामने आने लगे थे। फोन जो डिसाइड करते हैं लोग, उनके लिए क्राइटेरिया बहुत बड़ा बनने वाला है कि कोई भी कंपनी का जो फोन की सिक्योरिटी है, मेरे ख्याल से जो हमारी अवेयरनेस अब फैल रही है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया उन लोगों के लिए कि भाई फोन सिक्योर है नहीं है। और पिछले 1 साल में भी आप देखोगे तो जो फोन सिक्योरिटी के लेकर सॉफ्टवेयर हैं, वो काफी तेजी से डिमांड उनकी बढ़ी है और बिकना शुरू हुआ। तो ये अपने आप में बता रहा है कि लोगों में अवेयरनेस है, और यदि सिक्योरिटी को लेकर कोई लीनेंसी होती है प्रोडक्ट को, तो उसका इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर जरूर है। दीपिका, करना क्या है अब? एक आम आदमी क्या करे जिसके पास सैमसंग का फोन है? जी जी, तो अभी हमने ये रिसेंटली देखा था, सैमसंग के कुछ फोन्स 1 लाख से भी ऊपर के प्राइस में बिक रहे थे। वो आईफोन प्रीमियम की कैटेगरी में भी आ रहे थे। पर वो भी फोन्स रिसेंटली कनाडा में एक इवेंट हुआ था जहां 1 हफ्ते में सेम जो अल्ट्रा फोन्स उनके होते हैं, उन लोग हैक हुए थे, 1 नहीं 4 बार।
तो अगर हम यहाँ देखें कि जस्ट बिकॉज एक फोन महंगा है इसका मतलब ये नहीं कि वो फोन हैक नहीं हो सकता। यूजर्स का उत्तरदायित्व है कि जस्ट बिकॉज अगर उन्होंने एक फोन प्रोवाइडर से लिया है जिसकी रेपुटेशन मार्केट में जरूर अच्छी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैकर्स के रेडार में नहीं होगा। इनफैक्ट जितना वो ब्रांड पॉपुलर है उतना उनका रेडार पे होना संभव है। इसमें यूजर्स का मेन उत्तरदायित्व होता है कि जितनी भी न्यूज एंड अवेयरनेस उनके डिवाइस को रिलेटेड, उनके फोन्स में जितने एप्स है उनको रिलेटेड है, उस पे एटलीस्ट थोड़ा सा वो रिसर्च करें। अगर उनके एप्स में अभी हम एक ऐसी टेंडेंसी है कि हमारे फोन्स में जितने भी एप्स है उन सबकी शायद हमें लिस्ट भी ना पता हो। रेगुलरली अगर हम चेक करते जाए कि क्या ये ऐप मैंने इंस्टॉल किया था या किसी थर्ड पार्टी ऐप ने या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट ने रिमोटली अनइंस्टॉल कर दिया था, उसकी एक जरूर जांच की जाए। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है परमिशंस। परमिशंस हमारे माइक्रोफोन की, परमिशंस हमारे कैमरा की, परमिशंस हमारे वीडियो, ऑडियो, इमेजेस एंड फाइल्स की। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी ये एप्स आते हैं आपके फोन में, पहला चीज इवन बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विस होता है गिव अस दिस परमिशन। अगर वो परमिशन उन्हें नहीं दी जाती, वो बोलते हैं ये ऐप वो फंक्शन नहीं कर पाएगा बिकॉज आपने ये परमिशन नहीं दी है। तो कौन सी ऐप को कब परमिशन देनी है वो हम व्हाइल यूजिंग द ऐप वाला जो ऑप्शन है उसी पे करें। वरना हम कभी कभी ऐसे भी परमिशन दे देते हैं कि फॉर एवर दी जाती है कि कभी भी वो ऐप लेट्स से कैमरा परमिशन ले ले तो कभी भी वो कैमरा को एक्टिवेट करके एक फोटो ले सकता है। ऐसे कुछ जो जांच है वो जरूर हमें करनी चाहिए। और जब सिक्योरिटी फर्मवेयर आती है, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड फ्लॉ जब आउटलाइन होता है, कंपनी पहले ही उनकी अपडेट्स लागू कर देती है। यह कंपनी बोलती है कि हमने अपनी जिम्मेदारी खत्म की, अभी यूजर्स का उत्तरदायित्व है कि वो इसे इंस्टॉल करें। और जैसे अभी दुबे जी ने भी बताया है कि हम इस सिक्योरिटी फर्मवेयर अपडेट को टाल देते हैं, उस एक्टिविटी को थोड़ा हम प्रोएक्टिवली देखें तो हमारे लिए ही बेहतर होगा। एब्सोल्युटली। अब देखिए इसमें जो फ्लॉज निकले हैं वो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर में निकले हैं, ऑथराइजेशन इश्यूज में आए हैं, बहुत सारे ऐसे आए। इसीलिए देखिए इसको बार बार, जैसा अमित और दीपिका दोनों बता रहे हैं कि ये एक क्रिटिकल फ्लॉ निकाला है, हाई रिस्क वार्निंग जारी की है। और इसमें इसकी जद में आप देखिए S23 सीरीज जो है गैलेक्सी का, ये गैलेक्सी S23 सीरीज जो है सैमसंग का, ये फ्लैगशिप सीरीज है उनकी, और उसमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आप समझ लीजिए, जैसा दीपिका बता रही है कि महंगा फोन ले लिया, बहुत चर्चित फोन ले लिया, काफी अच्छे रिव्यू वाले फोन हमने ले लिए और वो सुरक्षित होंगे पूरी तरह से, तो ये थोड़ा सा ये आपको एपिसोड बताता है कि आपको सतर्क रहना है, वो रहना है। बट अमित जी, अब मेरा आखिरी सवाल यही होगा, हम कर क्या सकते हैं? क्या अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं? हम सैमसंग को हम बुला सकते हैं कि भाई आपके रहते हुए ऐसे कैसे हो गया, या सिर्फ वार्निंग देकर काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होंगी, क्योंकि जो भी हमारा डीपीटीपी बिल है उस पे भी ओईएम्स को काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि भाई आपकी सिक्योरिटी प्रोविजंस उस तरह के होना चाहिए, खासतौर से मोबाइल फोन है या आईओटी डिवाइसेस हैं जो भी। तो मेरे ख्याल से यदि कोई एंड यूजर को सीधे सीधे खतरा होता है, अब फोन हैक होने के बाद तो पैसे भी निकल सकते हैं अकाउंट से, फोन हैक होने के बाद उनकी कंपनी के शेयर्स भी इधर उधर हो सकते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट होते हैं, फोन अब सिर्फ फोन नहीं है, फोन आपकी लाइफ का वो अभिन्न हिस्सा हो गया है जिसको बहुत सारी चीजें पता होती है। तो इसलिए उसकी सिक्योरिटी उतनी ही जरूरी है जितनी आपके घर की या देश की सिक्योरिटी होती है मेरे ख्याल से। इसलिए इसका जो लाइबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगा ओईएम्स के ऊपर, और उसको उस हिसाब से पेनलाइज किया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है। सैमसंग को बहुत पेनल्टीज लगी है इससे पहले, और एप्पल को भी लगी है। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की जो वल्नरेबिलिटीज यदि आती हैं और टाइमली फिक्स नहीं होती हैं, क्योंकि इम्पैक्ट जैसा आपने कहा कि लोग तो अपडेट करेंगे नहीं, या तो ये 5 फोर्स कुछ प्रोविजंस रखा करें, या कई बार ऐसा भी होता है कि जब नया फोन रिलीज कर रहे होते हैं और उनको रिलीज करने की डेट का प्रेशर है, तो कई सारे बग रह जाते हैं, ये बड़ा नेचुरल, और वो फोन मार्केट में आ जाता है, और उसके बाद पैचेस आते हैं कि अब ये फिक्स हो गया, क्योंकि मार्केट जो टाइम था वो नहीं लूज करना चाहते, क्रिसमस आ रहा है या कुछ भी और नया फोन रिलीज करना है, तो ये भी एक प्रेशर होता है। और ये डिले जो बग फिक्स नहीं हो पाता उस टाइम पर, वो भी बाद में खतरनाक बन के आता है। तो आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो उसके लिए एक रिस्क खड़ा कर दिया एंड यूजर को कि वो हैक हो जाए। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें पहले बड़े इग्नोरेंटली लोग कर देते थे कि कोई हो नहीं होगा, लेकिन अब लॉ बनने के बाद इस पर भी एक नजर रखी जाएगी कि यदि ऐसा कुछ है कि ये
पहले से इंट्रोड्यूस था और ये वल्नरेबिलिटी पहले ही पता थी, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी ओईएम पे और उसके कंसीक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए जहाँ तक बात बिजनेस की है, कोई मना नहीं कर रहा, आप कीजिए, बढ़िया से कीजिए। भारत एक शानदार बाजार है, आइए इसमें अपना बिजनेस कीजिए, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी उनसे मत भागिए। वो तो आपको जवाबदेही देनी ही पड़ेगी, और अगर आपने नहीं दी तो फिर उसके लिए हमारी एजेंसीज करेंगी उनको जो भी करना है। बट और ये तो आपके लिए अच्छा है ना, अगर अगर आप पर सवाल उठ रहे हैं, जितनी जल्दी उन सवालों का आप जवाब दे दें, आप आगे बढ़िए, आप साफ सुथरा होकर आगे निकलिए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर ये वल्नरेबिलिटीज बार बार आ रही हैं, बार बार सिक्योरिटी सिस्टम्स आपके कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते। सिंपल सी बात ये है। बहरहाल एक आम लोगों के लिए इसमें क्या था, मुझे लगता है कि हमारे दोनों मेहमानों ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। थैंक यू सो मच दीपिका जी, वक्त निकाला आपने हमारे लिए। अमित दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग के मामले में सैट ने अहम फैसला सुनाया है। सैट ने एडेलवाइस के खिलाफ एनएसई क्लियरिंग के आदेश को सही माना है। क्या है ये पूरी खबर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश कुमार। अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग के निवेशकों के लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि एनएसईएल क्लियरिंग ने एडेलवाइस कस्टोडियल सर्विसेज को जो 212 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था, वो आदेश सही था, इसमें सैट कोई दखल नहीं देगा। दरअसल मामला 2020 का है, जब अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग मुश्किलों में फंस गई थी और उसके एफएंडो के सौदों के लिए जो क्लियरिंग का काम करती थी वो एडेलवाइस कस्टोडियल सर्विसेज करती थी, और एडेलवाइस कस्टोडियल सर्विसेज ने कुल 460 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो बेच दिए थे अपने पैसों की रिकवरी करने के लिए, जो उसके पैसे अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग को बाकी थे। बाद में एनएसईएल क्लियरिंग ने यह पाया कि करीब 212 करोड़ रुपए वैल्यू के शेयर ऐसे निवेशकों के थे जिनका कोई भी बकाया ब्रोकर की तरफ नहीं था, और ये शेयर जो है वो एडेलवाइस कस्टोडियल को नहीं बेचना चाहिए था। तो इसी की रिकवरी के लिए एनएसईएल क्लियरिंग ने 2020 में अक्टूबर में नोटिस इशू किया था एडेलवाइस कस्टोडियल को। सैट ने पाया कि जो एनएसईएल क्लियरिंग का आदेश था 212 करोड़ रुपए की रिकवरी का, वो सही था। तो अब इसके बाद ये उम्मीद की जाती है कि ये पैसे 212 करोड़ रुपए जब एनएसईएल क्लियरिंग के पास जमा होंगे, तब कुछ उम्मीद बनेगी कि जो अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग के निवेशक थे, जिनके शेयर जो है गलत तरीके से बेच दिए गए थे, उसमें से उन्हें कुछ रकम वापस मिल पाए। शुक्रिया ब्रिजेश जी तमाम जानकारी के लिए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर मार्केट में रिकॉर्ड तेजी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 1000 अंकों की उछाल के साथ 71,480 के पार पहुंच गया। वहीं निफ्टी में भी रिकॉर्ड बनाते हुए करीब 350 अंकों की बढ़त के साथ 21,457 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी पहली बार 48,000 के पार बंद हुआ। बाजार की चौतरफा खरीदारी में आईटी सेक्टर सबसे आगे है। दिन भर का हाल बताएंगे कुशल गुप्ता। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार जो है रिकॉर्ड हाईज पर बंद होते हुए नजर आए, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स तीनों ही इंडाइसेस ने नए रिकॉर्ड्स दर्ज किए। और जिस तरह से तेजी यहां पर निफ्टी ने दिखाई आईटी और स्पेशली मेटल्स को लेकर, वहां पर बहुत ही दमदार तेजी बनती हुई नजर आई। और इनफैक्ट आप देखिए तो यहां पर जो फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स है, वहां पर आज मिड कैप आईटी कंपनियों जैसी तेजी बनती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में हमने देखा कि यहां पर जो बैंक निफ्टी है वो भी एक्शन में आता हुआ नजर आया और बहुत ही बेहतरीन तेजी इसके बाद ये बनाते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण से निफ्टी को और ज्यादा राइज आपको देखने को मिला, क्योंकि बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंकों से भी निफ्टी की तेजी में बनता हुआ नजर आया। अब निफ्टी की गेनिंग ग्राउंड्स में आप देखिए तो पहले जो 3 काउंटर्स है वो केवल और केवल आईटी काउंटर्स थे, जिसमें एचसीएल टेक 5% से ज्यादा की तेजी दिखाई। साथ ही टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग तेजी आज के दिन में बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट टीसीएस में तो 5 अक्टूबर 2020 के बाद हाईएस्ट इंट्राडे परसेंटेज गेन्स भी क्लॉक इन किए। यही नहीं, निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची भी थी, बट
काफी कम गिरावट रही, जिसमें नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक शामिल होते हुए दिख रहे थे। स्टॉक्स इन फोकस के लिहाज से ऑफ कोर्स जैसे कि मेटल्स हम देख रहे थे कि बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखाते हुए नजर आए, उसमें नाल्को लीड लेता हुआ नजर आ रहा था, करीबन 8% तक की शानदार इंट्राडे मूव इस काउंटर ने भी आपको दिखाई। बहुत अच्छे गेन्स रहे थे क्योंकि कल यूएस मार्केट्स में भी अल्कोआ का प्रदर्शन अच्छा था, एल्यूमिनियम की कीमतों में भी आपको 3-3.5% का इजाफा भी आता हुआ नजर आया। एंड ऑफ कोर्स आईटी स्पेस में जेंजा टेक भी लीड करता हुआ नजर आ रहा था। छोटी कंपनियों के लिहाज से 11% तक की आउटस्टैंडिंग तेजी यहां पर बनी और बीएल ने तो नए लाइफ हाइज भी आज के दिन में दर्ज किए। मेटल स्पेस से टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स भी हरकत में रहे। 2.5 से 3.5% तक की बेहतरीन तेजी यहां पर थी। और सेकेंड हाफ में जो बैंक्स चलते हुए नजर आए, उनकी जो वेव चली उसमें यूनियन बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल, आईओबी जैसे स्टॉक्स ने 3-3.5% तक की दमदार तेजी भी रिकॉर्ड की। ऑफ कोर्स टॉप गेनर्स के लिहाज से जीएम फाइनेंशियल लीड करते हुए नजर आ रहा था, 13-14% की गेन्स यहां पर भी थे। जुबिलेंट फार्मोवा, एथर इंडस्ट्रीज, एम्बर एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छा खासा गेन्स आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया, बट गिरावट भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे थी, जिसमें 361 वैम, मैक्स फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग्स और मोतीलाल ओसवाल जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। बट बाजार एक नई ऊंचाई पर पहुंचता हुआ देखा इस हफ्ते। अब यही देखना है कि ये सोमवार को जब हम वापस लौटते हैं तो बाजार क्या नए हाइज बनाते हैं या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज हमें देखने को मिल सकता है कारोबारी हफ्ते की शुरुआत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने मिलेट्स पर एक दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। क्या है इस रिपोर्ट में खास, बताने के लिए हमारे साथ है नुपुर। बैंक ऑफ अमेरिका की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी है। मिलेट्स पर जो मोटा अनाज होता है उस पर एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दिलचस्प है रिपोर्ट ये आपको दिखेगी, क्योंकि जो बोफा का कहना है कि जो यूफोरिया फिलहाल मिलेट्स में देखा जा रहा है वो काफ़ी इंकरेजिंग है और जो कंपनीज है वो भी लगातार नए नए प्रोडक्ट्स इस इंडस्ट्री में लेकर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन बोफा का ये कहना है कि मिलेट्स को मेन स्ट्रीम लाने के लिए सप्लाई चेन पर इंडस्ट्री को थोड़ा अभी फिलहाल काम करना पड़ेगा। मिलेट्स के एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज की भी बात करें तो वो भी बोफा को लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट मार्केट भी मिलेट्स के लिए काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है बोफा को। मिलेट्स का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन कस्टमर टेस्ट प्रोफाइल सही रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए। जिन कंपनीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन मिलेट्स को लेकर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उन्हें आगे चल के फर्स्ट हैंड एडवांटेज मिलता हुआ दिखेगा। उन कंपनीज पर आपको फोकस करके चलना है। मिलेट्स बोफा का कहना है कि मिलेट्स हाईली न्यूट्रिशनल होते हैं। चावल के अनुपात में देखें तो सिर्फ 20% वाटर में ही इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है और सरकार का भी फोकस अगर आप देखें तो मिलेट्स पर ही है फिलहाल, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो या फिर एक्सपोर्ट्स को लेकर हो। कौन सी कंपनीज अब नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, स्टार्ट करते हैं आईटीसी के साथ। आईटीसी का कहना है कि एफएमसीजी कारोबार में उनका एक मिलेट फोकस पोर्टफोलियो है, जहां पे कंपनी का लगातार फोकस बना हुआ है। एग्री कारोबार में वो अपनी वैल्यू चेन को जो है मिलेट्स को लेकर वो इम्प्रोवाइज करने पर उनका फोकस है। साथ ही साथ उनकी जो होटल्स हैं, आईटीसी होटल्स, वहाँ पर भी मिलेट्स के क्विजीन्स और जो डिशेज है वहाँ पे रेसिपीज़ है उस पर भी कंपनी काम करती हुई आपको दिख सकती है और ये रेसिपीज़ आपको आईटीसी होटल्स में नज़र आ सकती है। टाटा सोलफुल जो टाटा कंज्यूमर की 100% सब्सिडरी है, उससे वो पूरे की पूरी मिलेट बेट से और पिछले साल इंटरेस्टिंगली 70 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू इस सब्सिडरी ने किया था। नेस्ले का A+ मसाला मिक्स देखे तो जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे। मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया की भी प्रोडक्ट्स जो है बाजार में काफ़ी हिट होते हुए नजर आ रहे हैं मिलेट्स को लेके। तो बोफा की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, सरकार का फोकस मिलेट्स पे है और अब कंपनीज भी अपने पोर्टफोलियो में नए नए प्रोडक्ट्स को लगातार जोड़ती हुई दिख रही है मिलेट्स को लेकर। ऑनलाइन फूड ऐप पर कौन सी डिश सबसे ज्यादा ऑर्डर होती हैं? स्विगी ने अपनी सालाना रिपोर्ट हाउ इंडिया स्विगीड 2023 में अपने ऑर्डर वॉल्यूम के बारे में दिलचस्प खुलासे किए हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी।
देखिए 8 साल से अनडिस्प्यूटेड है बिरयानी देश में सबसे ज़्यादा फूड एप्लीकेशन से जो ऑर्डर किया जाता है वो बिरयानी ऑर्डर की जाती है। इनफैक्ट पूरे साल भर का डेटा स्विगी की तरफ से आप देखें तो 1 सेकंड में 2.5 बिरयानी यहाँ पर ऑर्डर की जाती है और हैदराबाद में तो एक व्यक्ति ने 1633 बिरयानी एक बार में मंगाकर ऑर्डर बना दिया और यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड बन गया है। वर्ल्ड कप के दौरान भी अगर आप देखें तो स्विगी पर 250 बिरयानी प्रति मिनट के ऑर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ट्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग है। 1 जनवरी के दिन 2023 को करीब 4.35 लाख बिरयानी टोटल ऑर्डर की थी और 84,000 नूडल के ऑर्डर यहाँ पर दिए गए थे। 14 मई यानी मदर्स डे के मौके पर अगर आप देखें तो चॉकलेट केक्स की डिमांड काफी बढ़िया देखने को मिली थी और ओवरऑल केक्स की चॉकलेट की डिमांड जो है वैलेंटाइंस डे के मौके पर भी जहां पर देखने को मिली थी 271 ऑर्डर प्रति मिनट यहां पर आपको देखने को मिले। 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर देखें तो सबसे ज्यादा ऑर्डर करने वाली मिठाई गुलाब जामुन थी और एक इंटरेस्टिंग डेटा ये भी है कि देश भर में अगर आप देखें तो रसगुल्ले से ज्यादा पॉपुलर है गुलाब जामुन, क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान आप देखें तो 77 लाख ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ गुलाब जामुन के यहाँ पर देखने को मिले। शाकाहारी व्यंजनों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मसाला डोसा ऑर्डर किया जाता है और सबसे बड़ा ऑर्डर पूरे देश भर में पूरे साल में स्विगी पर एक मुंबई के यूजर ने करीब 42 लाख रुपए का टोटल ऑर्डर स्विगी को दिए। तो ट्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग है जो फूड एप्लीकेशन की तरफ से निकल कर आए हैं। और आइए अब देखते हैं टेक टॉप 10। हफ्ते भर टेक्नोलॉजी में एक्शन देखने को मिला। कई बड़ी कंपनियां नए नए अपडेट्स लेकर आई। इलॉन मस्क ने जहां नया एआई टूल ग्रॉक का ऐलान किया तो वहीं रियलमी C67 5G स्मार्टफोन लेकर आई। इसके अलावा गूगल, व्हाट्सएप, एप्पल और इन्फिनिक्स भी हफ्ते भर चर्चा में रहे। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया, आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। चलिए देखते हैं इस हफ्ते के 10 बड़े टेक अपडेट्स। इलॉन मस्क लेकर आए ग्रॉक नाम का नया एआई टूल। ग्रॉक एआई टूल यूजर्स को रियल टाइम जानकारी दे सकता है। इसका एक्सेस केवल प्रीमियम यूजर्स को मिलेगा। इसके लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा जिसका मंथली 1300 रुपए और ईयरली 13,600 रुपए चार्ज है। ये वेब, iOS और एंड्रॉइड तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। इलॉन मस्क ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर टेस्ला का ऑप्टिमस जेन 2 रोबोट अनवील किया। ये रोबोट लगभग इंसानों वाले सभी काम करता है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, एग बॉयल करना और डांस करना। इसे काफी स्टाइलिश तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें 2.3 किलोवाट आवर बैटरी है। iQOO ने फाइनली मच अवेटेड iQOO 12 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर से लेस है। इसमें 6.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 5000 mAh बैटरी और 50 MP मेन कैमरा है। फोटोग्राफी के लिए खास इस फोन में हैंडहेल्ड एस्ट्रो मोड है, जिससे 10 सेकंड में स्टार्स की फोटो क्लिक की जा सकती है। रियलमी ने इंडियन मार्केट में रियलमी C67 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इसमें मिनिमलिस्टिक और क्लीन UI फंक्शन है जो एप्पल के डायनामिक आइलैंड की तरह काम करता है। रियलमी C67 में 6.72 अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, 5G 6nm MediaTek चिपसेट है। खास बात यह है इस फोन में 128 GB तक स्टोरेज है, जिसे 2 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 5000 mAh बैटरी से लेस इस फोन की कीमत है 13,999 रुपए। नथिंग ने अनाउंस कर बताया कि वो अगले साल होने जा रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में पार्टिसिपेट करेगी। ये इवेंट 26 फरवरी से 29 फरवरी तक चलेगा। ऐसी संभावना है नथिंग अपने अपकमिंग फोन नथिंग फोन 3 को इस इवेंट के दौरान लॉन्च कर सकती है, जो कि नथिंग फोन 2 का सक्सेसर होगा। एप्पल ने iOS 17.2 अपडेट रोल आउट कर दिया है। नए अपडेट में कंपनी ने जर्नल ऐप, एक्शन बटन में ट्रांसलेट ऑप्शन, स्पेशल वीडियो फीचर जैसी सर्विसेज दी हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। ये सभी डिवाइसेस के लिए एलिजिबल और लगभग हर डिवाइस में आ चुका है। Redmi ने अपकमिंग Note 13 5G सीरीज की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। 4 जनवरी 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन Redmi Note 13, 13 Pro और 13 Pro Plus शामिल होंगे। लॉन्च से पहले ये सीरीज Amazon और Flipkart ई-कॉमर्स साइट पर लिस्ट हो गई हैं। प्रो मॉडल में दिया जा सकता है Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर।
व्हाट्सएप लेकर आया कमाल का फीचर। इस फीचर की हेल्प से यूजर्स अपनी चैट में शामिल मल्टीपल इंपॉर्टेंट मैसेज को पिन कर सकते हैं। अभी तक यूजर्स के पास एक चैट को पिन करने का ऑप्शन था, लेकिन मल्टीपल मैसेज कर सकेंगे। ये फीचर अभी अंडर डेवलपमेंट में है, जल्द ही इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। गूगल ने लॉन्च किया फोटोमोजी फीचर। फोटोमोजी फीचर की हेल्प से यूजर फोन की गैलरी में मौजूद किसी भी फोटो से इमोजी बना सकते हैं। इसके अलावा गूगल मैप्स ने लॉन्च किया नेविगेशन ऐप फीचर फ्यूल सेविंग, जिसकी हेल्प से यूजर्स फ्यूल सेव कर सकेंगे, यानी यूजर्स देख सकेंगे कि कितने % फ्यूल सेव होगा। इन्फिनिक्स लेकर आया इनोवेटिव एयर चार्ज टेक्नोलॉजी। इसकी मदद से डिवाइस को बिना टच के 0 से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्मार्टफोन को वायरलेसली चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी ने नई बैटरी टेक्नोलॉजी भी अनवील की है, जो -40 डिग्री सेल्सियस से भी बेहतर तरीके से काम करेगी। इन सभी टेक्नोलॉजी को कंपनी अपकमिंग CES 2024 टेक शो में शोकेस करेगी। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए, अपनी राय सुझाव जरूर भेजिएगा।